हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम एक बार फिर से आपके लिए मोशन वाला चैप्टर लेके। क्लास 9 का चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। और जहाँ तक रह गई बात इस चैप्टर की, थोड़ा सा इंट्रो देते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है अंदर, तभी पढ़ने में मज़ा आता है। तो अब बेसिकली बात यह है कि मोशन नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें मोशन की स्टडी करनी है हमको। अब मोशन मतलब कि समथिंग लाइक दैट, जो अगर मान लीजिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। बस यही मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और वो मूव करते हुए जा रहा है या आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कुछ मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे दो तीन नए टर्म्स आएंगे, नई नई टर्म्स आएंगी, नई नए डेफिनेशंस आएंगे, उसको डिफाइन करना रहेगा। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और ये बेसिक है क्लास 11th के लिए भी। तो वहाँ पे क्लास 11th में क्या होता है कि मोशन के बारे में ही हमको स्टडी करनी रहती है, सारी स्टडी जो है वो मोशन पे ही बेस्ड होती है। और यहाँ पे क्लास 9 में ये बेस होता है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए, आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे। अब जो भी चैप्टर एंड होगा, मे बी 50 मिनट्स 60 मिनट्स जो भी टाइम लगेगा, आप एक काम करिए कि आप एक नोट लीजिए और एक पेन लीजिए, और उसके बाद में हो सके तो आप घर के किसी ऐसे कोने में रहें जहाँ पे शोर ना हो, और आप जो जो मैं लिखाऊंगा उसको नोट बनाना स्टार्ट करें। एकदम सिस्टमेटिक नोट आपको मिलेगा। आप इस नोट को स्कूल में भी दे सकते हैं, स्कूल में भी दिखा सकते हैं आप, और आपके लिए जो आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के भी लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं। पहले हेडिंग लगाइए सब लोग मेरे साथ, मोशन। बोलिए भारत माता की जय। मोशन यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो दो मार्कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे मोशन। अब मोशन को डिफाइन करने से पहले हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कुछ मोशन हो रहा है तो मान लीजिए पहले रेस्ट में रहा होगा, तो बेसिक आना चाहिए ना हमको। पहले मोशन के पहले हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं। रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट। अब मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूँ कि क्लास 6 7 8 9 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। 9th में तो हालांकि गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमको कोऑर्डिनेट ऐसे समझ में आ रही होगी कि इस कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई जेड, जहाँ पे मिलते हैं एक सेम पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। बेसिकली ये जेड वाला एक्सिस बाहर अंदर होगा, ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, और ये अंदर बाहर जो रहेगी वो जेड एक्सिस रहेगी। कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले एक्स फिर वाई फिर कामा जेड। इसकी थोड़ी बहुत हेल्पफुल अगर आप सीख लेते हैं इसको तो हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़ कि अगर हम एक ओरिजिन को मानते हैं कि हम कोई भी ऑब्जर्वर है जो ओरिजिन से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, ठीक है। रेस्ट को डिफाइन करना है तो यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर यहीं ओरिजिन पे है बैठा, और ओरिजिन पे कोई ऑब्जर्वर है। अब बेसिकली ऑब्जर्वर भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, उसको फिजिक्स में जो भी है ऑब्जेक्ट बॉडी सब ट्रीट करते हैं वैसे ही। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पे होगा, और ऑब्जर्वर भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा। अब यहाँ पे समझिए, अब ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ पे है, ये ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। ओ से डिनोट नहीं करते हैं, चलिए फिगर बनाते हैं एक अच्छा सा। ये लीजिए, आपके लिए मैंने फिगर बना दिया। यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये राजा भैया है बेसिकली। चलिए लिख देते हैं, ये राजा भैया है। राजा भैया किस पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे, ओरिजिन पे ओ पॉइंट बोल देते हैं। ओ पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, राजा भैया ए पॉइंट पे है, मार्कर गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बात इतनी है कि अगर ये राजा भैया वहीं पे खड़े हैं, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये राजा भैया इधर उधर कहीं नहीं हिले डुलेंगे, तब क्या होगा, तब मैं बोलूँगा कि राजा भैया रेस्ट में है। और ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर जो बैठा है ओरिजिन पे उसके रेस्पेक्ट में। बेसिकली यहाँ पे सारा गेम जो होता है वो, यहाँ पे सारा गेम जो होता है वो केवल रेफरेंस पॉइंट का खेल होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल होता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में किस चीज़ को देख रहे हैं। अब जैसे अर्थ रोटेट कर रही है हमारे सन के चारों तरफ, अब मान लीजिए कि कोई अर्थ से बाहर स्पेस में है, वो अर्थ को देख रहा है। अब जब वो अर्थ को देखेगा तो उस पर हम लोग अर्थ पे ही हैं, लेकिन अब मान लीजिए मेरे सामने कैमरा स्टैंड लगा हुआ है, अब ये मोशन तो नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही जगह रुका हुआ है। लेकिन अब जो कोई अर्थ से बाहर है वो देख रहा है हमको, अर्थ को देख रहा है, तो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी जगह पे और चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है। तो अब उसको क्या लगेगा कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब मोशन में हैं। लेकिन अगर मेरे रिस्पेक्ट में बात करूँ कि ये कैमरा स्टैंड कैसा है, तो वो बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं बना रेफरेंस पॉइंट, मतलब मैं बना ऑब्जेक्ट, मैं बना ऑब्जर्वर, और ये बना ऑब्जेक्ट जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बात समझ में आई। अब देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए ओरिजिन यहीं से स्टार्ट होती है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, और अंदर बाहर जेड एक्सिस। मैं यहाँ पे ओरिजिन पे खड़ा हूँ और ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, अब ये मेरे रिस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपनी, तो इसका मतलब ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to reference point, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, बस एक चीज़ में डाउट होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, बस इस चीज़ में डाउट होगा।
तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे लिखवा देते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? बेसिकली अभी मैंने बताया कि जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा वही रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये एक प्लेन या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इट इज़ अ प्लेन, इट इज़ अ प्लेन और ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में फ्रॉम विच वी स्टार्ट स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग इन मोशन या फिर रेस्ट में है। इट इज़ अ प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम which we decide the motion of object, the motion of राजा भैया को तो वहाँ रेस्ट में कर दिया हम लोगों ने। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी डिसाइड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं मोशन पे कि मोशन क्या होता है। अब रेस्ट को हमने डिफाइन कर लिया है, अब आते हैं कि देखते हैं मोशन क्या होता है। मैं यहीं पे डेफिनेशन चेंज करूँगा, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, देख लें कैमरे में सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं मोशन को देख रहा हूँ, आई होप पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। नोट बनाते चलना, नहीं तो सब उड़ जाएगा दिमाग में से। ये मोशन है ना, इसीलिए उड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करेगा। अब ये एग्जांपल पहले वाले में एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, इसका ये वाला एग्जांपल रेस्ट का। अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी डिफरेंस कर रहा हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तब वो हो जाएगा मोशन। अब यहाँ पे देखते हैं राजा भैया की कंडीशन। पहले ए पॉइंट पे थे, अब मान लेते हैं कहाँ पे आ गए हैं? बी पॉइंट पे। ये आ गए हैं राजा भैया। किस पॉइंट पे आए हैं? बी पॉइंट पे आए हैं। अब देखिए ऑब्जर्वर तो यहाँ पे बैठा है। लेट से इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ कि 2,5 है, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ कि 5,5 है। अब 2,5 का मतलब कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स पे 2 मीटर चले हैं, वाई पे कितना चले हैं? 5 मीटर, ऐसे है। और बी पॉइंट का मतलब कि 5 मीटर एक्स में आगे गए हैं, फिर 5 मीटर ऊपर वाई में आगे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि नहीं? 2 से 5 हो गया, मतलब 3 मीटर ये आगे एक्स में बढ़ गए हैं। वाई में तो वहीं पे है, लेकिन एक्स में कितना आगे बढ़े हैं? 3 मीटर। तो अब देखिए इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि नहीं? टाइम के रेस्पेक्ट में। अब टाइम तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसको छोड़िए, बट इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनका राजा भैया का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है? मोशन है। तो ये वाला एग्जांपल लिखेगा मोशन में, और वो वाला एग्जांपल इसके पहले वाला जो था उसको रेस्ट में लिखेगा। ये क्या होते हैं? ये ओरिजिन है, इसको नोट कर लीजिए। ये इतनी चीज़ें हो गई, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक और टर्म आता है बेसिक सा, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हटाएं इसको, ठीक है। अब लिखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? बेसिकली वही जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली 3 टाइप की होती है, लेकिन हमको 9th क्लास में बस 2 टाइप की पढ़नी है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी हमको पढ़नी है कि स्केलर क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बस उसके मैग्नीट्यूड का सहारा लेना पड़े, उसके मैग्नीट्यूड से ही पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर दें, अच्छे से फुल्ली डिस्क्राइब कर दें, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन द क्वांटिटी इज completely described by its magnitude। देखिए मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए नोट करते हैं, अभी के लिए नोट करते हैं, बाद में समझाएंगे कैसे है। डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा, ये सब नोट कर लीजिए। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इज मैग्नीट्यूड। अब एक और क्वांटिटी आती है इसके बाद में, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब दूसरी क्वांटिटी नोट कीजिए, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जब क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन ना हो पाए, जब क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन ना हो पाए, उसके लिए एक हम नया टर्म यूज़ करते हैं। अब आएगा डायरेक्शन। जब केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन ना होगे, उसके लिए अब डिफाइन करने के लिए उसको एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, खास डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तब वहाँ पे बोलते हैं कि अब वो क्वांटिटी कैसी बन गई है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं द क्वांटिटी विच हैव, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन, द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब वहाँ पे वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बेसिकली यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन क्या होती है कि द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लिख देते हैं इसको। हालांकि मैं नोट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्लास 11th में यही डेफिनेशन है। यहाँ पे बेसिक समझने के लिए बस इतना याद रखिएगा कि अब लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है उसको सीखेंगे क्लास 11th में, यहाँ पे नहीं सीखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था, फिर भी आप नोट कर लीजिए अच्छी डेफिनेशन के लिए, एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है इसको हम सीखेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए इस लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के टर्म पे फॉलो उतना उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, एक नई और क्वांटिटी होती है, तीसरी क्वांटिटी जो होती है उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो वो टेंसर क्वांटिटी हो गई। अब इस टेंसर क्वांटिटी में आता है करंट, ठीक है। अब 10th में हम करंट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग, तब वहाँ पे देखेंगे कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, नहीं तो क्लास 12th में ज़्यादा हमको 12th तक इसको पढ़ना नहीं है टेंसर क्वांटिटी को, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फॉर द डेफिनेशन मैं नोट करवा देता हूँ तीसरी क्वांटिटी, इसको हटा के तीसरी क्वांटिटी लिखिए। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसमें यहाँ पे नोट करवा रहे हैं एग्जाम्पल। पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं उसको आप थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे अभी। और दूसरी चीज़ हो गई मान लीजिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी इसमें आता है, एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन आएगा इसमें, ठीक है। इतनी कहानी यहाँ पे हो गई है। अब तीसरी क्वांटिटी जो है उसको डिफाइन करते हैं, टेंसर क्वांटिटी। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या होती है कि द क्वांटिटी, अब क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा कि फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, एकदम ही बुद्धू मत बन जाइएगा। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, को भी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं DIR⁴ डायरेक्शन, बट does not follow the law of vector algebra। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हमको स्टडी करनी है क्लास 11th में, तो अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या था कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी क्वांटिटी, लेकिन इसमें क्या था टेंसर क्वांटिटी में क्या है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगी। बस क्वांटिटी डिफाइन हो गई। अब हम मोशन की स्टडी करने जा रहे हैं, तो बेसिकली पहले देखते हैं कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा डिफाइन करने के बाद बताना चाहिए, तो चलिए उसी की बात बताते हैं। छोड़िए अभी टाइप ऑफ मोशन ही बताएंगे हम आपको, वो तो हमने मोशन एक्सप्लेन किया इसलिए सोचा कि अभी बता दें, लेकिन आप बेटर होगा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ ले पहले, तब आसान रहेगा। इसको हटाएं, चलिए हेडिंग लगाइए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए क्या है, स्कूल, ये है क्या, घर। अब रास्ते में बना रहा हूँ, देखिए एक डायरेक्ट रास्ता है, एक रास्ता ऐसे है, दूसरा रास्ता ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। टोटल कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। नोटेशन देते हैं 1 2 3। अब घर पे रहेंगे ना बेसिकली, यहाँ पे कौन बैठा है, राजा भैया को लेते हैं, नहीं राजा इस बार गुड्डू भैया को लेते हैं। चलिए ये है, ये स्कूल जाने में ज़रा घबराते हैं, इनको एडवेंचरस लाइफ ज़्यादा पसंद है गुड्डू भैया को, ठीक है। तो कभी कभी इस रास्ते से जाते हैं पहले से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, मान लीजिए जाएंगे पहले से आएंगे दूसरे से, ऐसे ऐसे करते हैं। ये नए नए कारनामे करते रहते हैं उनके। अभी हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम बेसिकली सीखने ये वाले हैं कि देखिए 2 पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया। हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए गुड्डू भैया के पास टोटल कितने रास्ते हैं, 3 सब समझ गए कितने रास्ते हैं। अब गुड्डू भैया की जगह अपनी रख के देखना सिचुएशन। देखिए गुड्डू भैया के पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 1 2 3।
एलकेजी की तरह पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3। अब उसको छोड़िए। गुड्डू भैया के पास 3 रास्ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये गुड्डू भैया चाहें तो पहले रास्ते से भी जा सकते हैं स्कूल। मान लेते हैं पहले रास्ते से गए और यहाँ पे स्कूल में जो भी हुआ कार्यक्रम, उसके बाद दूसरे रास्ते घर आए। अब बेसिकली देखिए स्कूल में उस दिन था क्या, उस दिन डांस प्रोग्राम था और गुड्डू भैया बहुत ही अच्छे डांसर हैं, ही इज़ अ गुड डांसर। अब डांस वांस हुआ स्कूल में, बहुत थक गए तो साइकिल से गए थे बेचारे। अब इस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत दूर भी है, लेकिन इस रास्ते से डायरेक्ट जाएंगे तो, अब यहाँ से जाएंगे तो 5 किलोमीटर लगेगा और यहाँ से जाएंगे 2 किलोमीटर लगेगा। तो गुड्डू भैया को थोड़ा सा दिमाग है उनको, क्योंकि भाई 9th में पहुँच गए हैं, तो उन्होंने सब कैलकुलेट किया और बोला कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे घर पर। ठीक है, सेम वैसी सिचुएशन होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है कि जो भी ये पाथ फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, मान लीजिए यहाँ पे ये गुड्डू भैया यहाँ से चलें इस पॉइंट से यहाँ पे इतना दूर चलें तो 3 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। तो जितना गुड्डू भैया चल रहे हैं अगर हम उसको मेजर कर लें तो उसको बोलते हैं क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल पाथ मेजर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर उसी को मेजर कर लेंगे तो मेजर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब डेफिनेशन समझिए इसको कि एक्चुअल जो पाथ रहेगी, जो गुड्डू भैया जितना चले हैं उसी को अगर हम मेजर कर लें तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब देखिए ये वाला भी डिस्टेंस ही है, लेकिन ये कुछ अलग तरह का डिस्टेंस है। ठीक है, जब जहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है तो उसको हम एक नया नाम डिफाइन करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब गुड्डू भैया शॉर्टकट रास्ते से गए, अब ये कैसा रास्ता था, शॉर्टकट, ये वाला लॉन्ग कट। तो अब शॉर्टकट रास्ते से गए तो ये भी डिस्टेंस ही है। अब हम अगर यहाँ से गए हैं इसको मेजर करें तो ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन ये खास तरह का डिस्टेंस है, तो इसको एक अलग नाम देंगे। अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अब इसमें लिखिएगा, लिखिए डिस्टेंस में कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by an object is called distance. The actual path traveled by the object is called distance. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्टेंस के बाद एक नया टर्म और है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे समझिए कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो 2 नंबर वाला रास्ता है ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कीजिए डिस्टेंस को। डिस्टेंस के लिए हम कौन सा रास्ता देखते हैं, देखिए पहला वाला भी है और तीसरा वाला भी है। तो यहाँ पे पहला वाला भी रास्ता है और तीसरा वाला रास्ता है, सॉरी पहला वाला रास्ता है, तीसरा वाला रास्ता है। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, जो डायरेक्ट रास्ता है। तो इसको हटाएं अभी हम, गुड्डू भैया को तो पहुँचा दिए। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए इसको हटाते हैं, आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। थोड़ा सा हटाते हैं ये वाला रास्ता, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखिए कि द शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसमें एग्जांपल क्या देंगे, सेकंड नंबर वाला रास्ता, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। पूरे को हटाएं, ये एग्जांपल दिए थे हम, चलिए पूरे को हटाते हैं। यहाँ पे लिखिए डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड अब यहाँ पे समझिए, अगर क्वांटिटी की मैं बात करूँ, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। गेस कीजिए, क्या डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने बोला था कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या था, अब 2 नंबर वाला रास्ता भी पकड़ सकते हैं, 3 वाला, हज़ारों रास्ते जा सकते हैं वहाँ से वहाँ तक। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये ऐसे शॉर्टकट रास्ता था, बीच वाला दूसरा रास्ता। तो उसके लिए अगर वो एक खास डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में न जाके, अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो ईस्ट में गया था, बस ईस्ट में ही चला था वो। तो अगर मान लीजिए वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, तो क्या वो घर पे पहुँच पाएगा। तो आंसर क्या है, नहीं। पहुँचने के लिए उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक तरफ नोट कीजिए, यहाँ पे हेडिंग लगाइए डिस्टेंस और यहाँ पे हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखिए, लगा के लिखिए
द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहला पॉइंट लगा क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे शॉर्ट में हम उसी को दिखाते हैं ऊपर, देख लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से जहाँ तक जाने में ये पहला रास्ता, ये शॉर्टकट दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, 1 2 3 गुड्डू बैग सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। ए पॉइंट बी पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए और ये 1 2 3 रास्ते हो गए। तो अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यही होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डायरेक्ट पाथ जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, डायरेक्ट पाथ, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला वाला रास्ता तीसरा वाला रास्ता तो ये तो हो गया डिस्टेंस, लेकिन दूसरा वाला रास्ता कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वाला। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखते हैं कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा लिखते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन डिसाइड है तभी हम वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमारी चली गई दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अब आप इमेजिन कीजिए जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे हूँ इस टाइम पे। अब मैं 1 2 कदम आगे चला तो जो भी मेजर होगा तो उसको जब मैं मेजर करूँगा तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। अब बात ये है कि ये इनिशियल पॉइंट रहा, ये रहा फाइनल पॉइंट। मैं यहाँ से चल के यहाँ पे जब गया, जब यहाँ पे आया तो मैंने डिस्टेंस तय किया, लेकिन अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये रहा डिस्प्लेसमेंट और यही एक रास्ता है ये उस पॉइंट पे जाने का। मान लीजिए ये 2 रास्ते नहीं हैं, लेट से इमेजिन कीजिए कि पहला और तीसरा रास्ता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाने में बस एक ही रास्ता है, तो हमें मजबूरन वही रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जब हम इसी रास्ते से जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तब क्या होगा कि डिस्टेंस जो होगा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और हमारी चली गई दूरी हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव, वो निगेटिव या फिर जीरो हो ही नहीं सकती। अगर हम यहाँ से 1 कदम आगे बढ़ाया, अगर मैंने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैपिंग दिया, अगर चला हूँ, तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर लेट से हम आगे बढ़ के फिर से यहीं पे आ गए, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, मतलब कि इस ए पॉइंट से चले थे और घूम फिर के वापस यहाँ से घूम फिर के वापस यहीं पे आ गए ए पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि उस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर गया। और जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस, कोई गैपिंग नहीं रहेगी, तब वहाँ पे बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0। लेकिन डिस्टेंस देखिए आगे गया पीछे आया, तो पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक गया उसको भी मेजर करेंगे, फिर वापस आए उसको भी मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और 0। मार्कर गिर जा रहा है पता नहीं क्यों। डिस्टेंस कांट बी, नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट में तीसरा पॉइंट लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 की सिचुएशन मैंने बताई, पॉजिटिव की भी सिचुएशन मैंने बताई, नेगेटिव की सिचुएशन रही तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, शुरू में यहाँ पे गया 5 मीटर आगे गया, फिर उसके बाद यहाँ बैक आया, फिर वापस से, और फिर वहाँ पे पीछे आया नेगेटिव, ये रहेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश थे। तो 5 मीटर पॉजिटिव आगे गया, देखिए इनिशियल पॉइंट ये था ओरिजिन से वो चला था बंदा, 5 मीटर आगे गया, फिर उसी ओरिजिन पे आया, फिर पीछे गया, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये इनिशियल ये है, तो नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं -5 है, बेसिकली रहेगा 5 ही, लेकिन ये 5,0 है, -5,0। तो अब निकालने में -5 -0 आएगा, ओवरऑल -5। तो -5 का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव आ गया डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव कैसे आएगा, डायरेक्शन से डिफाइन करेंगे ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन इनिशियल जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में जाना तय किया अगर, तो इसका मतलब वो नेगेटिव में आ रहा है। अब ये चीज़ होती है। ये 3 डिफरेंस समझ में आया, इसको हटाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, और चौथा भी लिख लीजिए यहीं पे, क्योंकि बाद में मैं लिखवाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, चौथा है कि डिस्टेंस होता है जो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, अभी समझाते हैं स्पीड को। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इतना नोट कीजिए आप लोग फटक से।
हटाएं इसको। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि अब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है, तो उसको भी देखते हैं हम कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। पहली हेडिंग लगाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। पहली हेडिंग लगाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या फिर कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात ये है हमारी, देखिए यही डिफाइन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से। मान लीजिए कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता है। अब यहाँ से कोई बंदा ट्रैवल करना स्टार्ट किया। गुड्डू भैया कहाँ गए हमारे? देखिए गुड्डू भैया हमारे हैं, ये चलना स्टार्ट कैसे जा रहे हैं आगे। ये 5 मीटर गए आगे, कितने सेकंड में गए? 2 सेकंड में। 5 मीटर गए 2 सेकंड में आगे। फिर नेक्स्ट 5 मीटर जो है वो भी 2 सेकंड में गए। फिर नेक्स्ट 5 मीटर वो भी 2 सेकंड में गए। ठीक है, ऐसे जाते जा रहे हैं। अच्छा वहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉइंट में, डिफरेंस वाले पॉइंट में नोट कीजिएगा 5वां पॉइंट लगा के कि इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और उसमें भी सेम वही लगाइएगा, उसकी भी यूनिट, दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। 5वां पॉइंट लगा लीजिए, या फिर जहाँ डेफिनेशन लिखे थे उसके नीचे लिख लीजिए कि यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट सेकंड, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक 5 मीटर का अगर हम इंटरवल उठा के देखें, हर 5 मीटर का इंटरवल उठा के देखें, तो 5 मीटर गए 2 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर 2 सेकंड में, फिर उसके बाद अगला 5 मीटर 2 सेकंड में। तो ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलेंगे कैसा ये मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्योंकि देखिए आगे बढ़ रहे हैं इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, अपना कोऑर्डिनेट तो चेंज कर ही रहे हैं, तो हम बोल देंगे यहाँ पे मोशन तो हो ही रहा है पहले से ही। अब ये मोशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of when an object covers equal distance in equal interval of time। ये बात हो गया। ये एग्जांपल नोट करिएगा आप लोग लगा के। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, इसको एग्जांपल में लगाइए। चलिए दूसरी मोशन की बात करते हैं, इसको हटाएं, दूसरा लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। दूसरा हेडिंग लगाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी हेडिंग लगाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटरवल, टाइम का इंटरवल तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब उसमें अनइक्वल डिस्टेंस तय करेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे बस लिखेंगे क्या? अनइक्वल। इधर ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए अच्छे से। अनइक्वल यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको चेंज किया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, अगर यही एग्जांपल है, बस देखें यहाँ पे गुड्डू भैया क्या कर रहे हैं कि ये अब 2 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हैं? 10 मीटर। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में मान लेते हैं कितना मीटर चलिए? 7 मीटर। ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए पहले 5 मीटर था 2 सेकंड में, टाइम इंटरवल तो सेम ही है। देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल 2 सेकंड का, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का, 2 सेकंड का। लेकिन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अनइक्वल टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया, एग्जाम्पल नोट करेगा इसको। अब हम आगे आते हैं स्पीड पे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बेसिकली एक स्टेप और आगे जाते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है स्पीड। तो इसको हटाएं, अब हेडिंग लगाइए स्पीड। देखिए स्पीड होती है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बस छोटी सी डेफिनेशन है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए डिस्टेंस का नोटेशन जो होता है, इस डिस्टेंस का नोटेशन होता है एस से भी होता है, आर से भी होता है और डी से भी होता है। 3 नोटेशन है। ये सब क्या है? नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन है। डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड का नोटेशन क्या होता है? v। स्पीड का नोटेशन क्या होता है? v। तो यहाँ पे लिखते हैं v, ठीक है। स्पीड का नोटेशन v। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या होता है? स्पीड। तो यहाँ से लिखते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये हमारा पहला फार्मूला, इसको स्टार लगा के नोट कर लेंगे। ये हो गई स्पीड हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। ये तो स्पीड हो गया, अब एवरेज स्पीड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसको हटाएं बुरे को, क्योंकि लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हेडिंग लगाइए अब
एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे, या फिर फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं अगर कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम कितना लगा है उसको चलने में। तो यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए इसका सिंबल जो होता है एवरेज स्पीड का नोटेशन क्या होता है कि ऐसे लगाते हैं, बंद करेंगे एरो में, ये हमने बंद किया, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है एवरेज। या फिर एक और नोटेशन होता है, हमने बताया था कि स्पीड का नोटेशन होता है वी से। अब देखिए यहाँ पे वी ए वी जी मैंने लिख दिया तो ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये चीज़ हो गया हमारा, ये होता है एवरेज स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी पे, नया टर्म और एक आया कि एवरेज वेलोसिटी। इसको हटाएं, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, हेडिंग लगाइए, फिर से हेडिंग लगाते हैं एक और, वेलोसिटी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। वेलोसिटी, देखिए जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये तो हो गया फार्मूला इसका। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी कि वेलोसिटी भी होती है एक तरह की स्पीड, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था कि ये भी डिस्टेंस ही था, लेकिन एक खास डिस्टेंस था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया डिस्टेंस, एक शॉर्टेस्ट, जो दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हमने दूरी तय की थी तो उसको मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, अगर उसके रेट को हमने लिया तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन। और यहाँ पे इसकी यूनिट की अगर, चलिए यूनिट पहले देखते हैं, पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी का, अब इसको नोटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब स्केलर में भी मैंने वी से नोट किया था, वेक्टर में भी वी से नोट कर रहा हूँ, तो कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए ना। तो इसके लिए हम जो वेक्टर, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जो भी उनका नोटेशन होता है उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो जब एरो लग जाएगा तो समझ जाइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। इसका मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ना कि स्पीड। अगर स्पीड होती तो केवल ऐसे लिखा रहता है, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब ऐसे रहेगा। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब v इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ, वेक्टर s बाई टी। अब s के ऊपर एरो क्यों लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर भी एरो लगाना पड़ेगा। ये नोटेशन का तरीका होता है। यहाँ पे देखिए जो इसकी यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन में इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट आएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। ये SI यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको नोट करिए आप। चलिए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखिए एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है कि ये होता है सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज का मतलब समझ गए होंगे आप कि जितना नंबर होता है। बेसिकली अगर हम मैथमेटिक्स में एवरेज की बात करें तो क्या होता है, जितना भी हमको नंबर दिया रहता है, मतलब जितना डेटा दिया रहता है, उतने के नंबर से उसको ऐड करके डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। तो एवरेज वेलोसिटी है तो ऐसे लिखूंगा मैं, ये नोटेशन हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी। अब इसका फार्मूला क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी का नोटेशन होता है u से, ये नोटेशन है। इसका नोटेशन क्या होगा, u से। इसका नोटेशन क्या होता है, v से। तो अब शॉर्टकट में लिखें अगर, तो हो जाएगा v ए बी जी, वेक्टर v ए बी जी इज इक्वल टू u प्लस में v बाई 2। तो यहाँ पे वेक्टर u वेक्टर v बाई 2 ऐसे हो जाएगा। ये नोटेशन हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस v बाई 2। ठीक है,
तो अगर हम लिखें तो इसको भी हटा सकते हैं, तो भी समझ जाएगा कि इसके नीचे मैंने लिखा है तो वही होगा। तो वी ए बी इज इक्वल टू यू वी अपॉन में 2। हियर यहाँ पे नोट करिएगा, हियर यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब 2 तो समझ ही गए होंगे, 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, उसमें क्या बताएं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये चीज़ होती है। अब आते हैं एक नए टर्म की तरफ। अब बेसिकली यहाँ पे एक बात समझिएगा आप लोग कि अगर मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तब स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो या तो मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तब हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के केस में याद कीजिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि या तो हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग लाएँ, उसको बढ़ाएं या घटाएं, या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजिंग लाएँ। जैसे कि अब मैं 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है इस केस में, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए अगर मैं ऐसे आगे चल के 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ लेकिन मुड़ जाऊँ, जब मैं मुड़ा इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई, मैं मुड़ा इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रही, यहाँ पे मान लेते हैं इस बार हैं, ये छोटू दादा हैं। अब छोटू दादा को ध्यान दीजिए ज़रा सा कि ये आगे जा रहे थे, यहाँ पे पहुँचे, अब इनको पता नहीं कि अचानक से दिमाग में आया, यहाँ पे लगा था पानी पूरी का ठेला, इधर चले गए पानी पूरी खाने, तो यहाँ से ये इधर चले। अब यहाँ पे इनकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी बोल सकते हैं तो इसको 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए छोटू दादा ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो गई। डायरेक्शन के भी चेंज होने से वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो नया टर्म आएगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, उसको डिफाइन करते हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे से नोट करते जाइए। और जो भी नोट बन रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ में आती है लैंग्वेज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर देंगे, और आई होप जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अभी आप पूरा पढ़िए इसको। अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा आपको। अब जैसे डॉक्टर रहता है तो सलाह तो सबको देता है कि ये मेडिसिन ले लेना और ये परहेज़ करना, लेकिन सब करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सबको कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, मस्ट है, अच्छा है, बुक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। नए नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, नई नई थ्योरी मिलेंगी, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो अपनी स्किल्स इंप्रूव होगी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए हटाते हैं इसको। छोटू दादा खूब पानी पूरी खा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल उठाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और अच्छे से कवर करेंगे। इसमें थ्योरी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखिए अब एक्सेलरेशन, इसका नोटेशन होता है स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन का नोटेशन स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखे तो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये कौन सी बला है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब देखिए समथिंग लाइक दैट होगा, ए इज इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा टी। अब वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग, इसका मतलब कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे समझिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि फाइनल कुछ रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम मतलब क्या होगा कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब मान लीजिए कि चलिए इस बार एग्जांपल छोड़ दादा का नहीं लेते हैं, ये वाला देखते हैं। कोई बॉल है ऐसा रोल करते हुए आगे मूव कर रही है, रोल करते हुए आगे मूव कर रही है। यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट, ये रहा ओरिजिन 0,0,0। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से मोशन की स्टार्टिंग हो रही है वही मान लीजिए ओरिजिन है। अब यहाँ पे टाइम था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ओरिजिन पे टाइम क्या था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। मैंने यहाँ पे स्टॉप चालू की, अब बॉल आगे मूव करते करते एक t इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के बाद में यहाँ पे पहुँच गई है। लेट से ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी इनिशियल में 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आगे जाते जाते वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं आप कि अब बॉल आगे चल रही है किसी सरफेस पे, तो अब उसके अंदर कुछ ऐसी जादुई शक्ति तो है नहीं कि अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम कुछ फोर्स लगा के फेंके हैं तो इनिशियल में धीरे धीरे चलेगा, फिर फाइनल तेज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग आई कि नहीं। इनिशियल जब हमने t इक्वल टू 0 पे अपनी स्टॉप वॉच चालू करते टाइम देखा था, तब वहाँ पे क्या था टाइम, t इक्वल टू 0 और वेलोसिटी कितनी थी
2 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली मतलब कि यहाँ पे बात करें तो ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो u इज इक्वल टू कितना है 2 और v इज इक्वल टू कितना है 6। और टाइम इंटरवल में देखिए t फाइनल अगर -t इनिशियल देखें तो कितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अपनी चेंज की है 5 सेकंड में। तो अगर इसको मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँ इसको मैं, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब बेसिकली हर केस में होता क्या है कि जनरली जो होता है कि टाइम इनिशियल वाला 0 रहता है, तो इसीलिए हम अगर इसको इग्नोर कर दें तो अपॉन में खाली t रहेगा। अब t फाइनल को मैं t ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो v फाइनल का नोटेशन क्या होता है v से, मैंने बताया था कि फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम t लगेगा क्योंकि इनिशियल टाइम कितना है 0। ये बन गया फार्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल के केस में अगर मैं पूछूँ फाइंड एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे क्या जवाब देंगे आप। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा तो e इज इक्वल टू क्या होगा v फाइनल मतलब 6 माइनस v इनिशियल मतलब 2 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड का, क्योंकि 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ओवरऑल आएगा 4/5 मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कैसे आएगी उसको भी समझा देते हैं, पहले लिख लीजिएगा। यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसा है यूनिट, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। अब चाहे कितना भी चेंज हो v तो v ही रहेगा, मतलब कि v की यूनिट क्या रहेगी मीटर पर सेकेंड और इसकी भी अपॉन में सेकेंड। तो देखिए मीटर पर सेकेंड फिर अपॉन में सेकेंड, तो ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सेलेशन हो गया है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि ग्राफ से हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ के बारे में। अब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसके बाद ग्राफ आएगा, तो हम भी चलते हैं ग्राफ की तरफ। भाई एनसीईआरटी को सब फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करेंगे उसको। बेसिकली होता है कि वो एक स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हैं तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है, डेवलप हो जाती है। हेडिंग लगाइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं किसका। फर्स्ट ग्राफ जो देखेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं, ये रहा ग्राफ। अब यहाँ पे आप ग्राफ डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा नोट लगा के लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे एज अ नोट लगा के लिखिए कि देखिए ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, इसे भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब एक्स एक्सिस पे किसको लें और वाई एक्सिस पे किसको लें, ये छोटा सा डाउट रहता है हमको, तो वो आज डाउट मैं क्लियर कर ही देता हूँ। बेसिकली ये बहुत लोगों को नहीं पता रहती है बात। तो यहाँ पे लिखिए नोट में कि ऑल दी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी are taken on x axis and all the dependent quantities are taken on y axis। ऑल द डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो अब देखिए इंडिपेंडेंट क्या होगा इसमें। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा एस वर्सेस भी का। यूनिफॉर्म मोशन में मैं बताया था कि ये एस वर्सेस भी टी का, सॉरी भी का नहीं टी का, एस वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो अब जो टाइम होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो तो किसी के लिए रुकता नहीं है ना, तो चेंज होता है। टाइम कभी रुकता है किसी के लिए। तो आप अगर किसी के इंतजार में बैठे हैं तो इंतजार करना छोड़िए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे बेसिकली हम किसको लेंगे, टाइम को इन सेकेंड। और क्यों लेंगे, लॉजिक पता है आपको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम पर डिपेंड कौन कर रहा है, क्योंकि हम अब एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ यूनिवर्सल कांस्टेंट एक टाइम है जो वो भी चेंज होता रहता है हमारे मूव करने के साथ साथ। तो यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस, मतलब कि एस वर्सेस टी अगर आप प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यहाँ पे समझिए कि टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में मैं गया 2 मीटर, यहाँ पे मिला हमको 2 यहाँ पे मिलेगा। अब टी इज इक्वल टू जैसे ही 2 मीटर आगे चल रहे हैं 2 मीटर आगे गए, मतलब होता क्या है बेसिकली कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, ये रहा स्ट्रेट लाइन
और ऐसा क्यों गया वो भी आपको पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं 0, 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे होगा 2, 4, 6, 8। अब आप हर जगह निकाल के देख लीजिए, वेलोसिटी और स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही आएगी। देखिए 2 सेकंड के इंटरवल में 2 मीटर चला, 4 सेकंड के इंटरवल में 4 मीटर चला, 6 सेकंड के इंटरवल में 6 मीटर चला, 8 सेकंड के इंटरवल में 8 मीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे, मतलब कि टोटल डिस्टेंस 8 मीटर, टोटल टाइम 8 सेकंड का, तो कितना है 1 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड आई। लेकिन अगर एक इंटरवल में उठा के देखें हम, तो 2 सेकंड चला 2 मीटर में, तो मतलब कि डिस्टेंस अपन में टाइम देखें इंटरवल में, 2/2 तभी आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों क्या आई, सेम। हालांकि मोटिव हमारा वो नहीं था बताना, यहाँ पे ये समझिए कि ग्राफ कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ये जो एंगल बनाया रहता है यहाँ से, इसको भी दिखाई देता है यहाँ पे। देखिए ये जितना झुका रहता है, यक्स एक्सिस ये कितना झुका रहता है, इस थीटा को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं स्लोप। और ये निकालते कैसे हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ये पढ़ेंगे आप हायर क्लास में, 9th क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये होता है स्लोप tan थीटा। अब आगे जाएंगे तो स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ देखिए उसका, एस का। यहाँ पे अच्छे से इसको क्लैरिफाई करके दिखाएं, अगर मार्कर ही नहीं चल रहे हैं। यही है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यही ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। अब आगे ग्राफ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फिलहाल इसको आप अच्छे से नोट कीजिए पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसमें जो अगला ग्राफ है सेकंड ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, तो इसको हटाते हैं हम। अब देख लेते हैं कि क्या है ग्राफ। ये नोट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। दूसरा ग्राफ है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन एसेंस मैं समझाया था पहले भी, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको कि व्हेन अ पार्टिकल कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों चीज़ें सेम ही है, बस देखते हैं अब आगे हम। देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इस ग्राफ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन डाल के ग्राफ का जो है फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए। ये रहा टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस। देखिए टाइम को मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने टाइम को लिया है एक्स एक्सिस पे। क्योंकि मैंने नोट लिखवाया था इसके पहले कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट रहता है उसको लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट कौन होगा, एक्स, क्योंकि जो पोजीशन हम ट्रैवल करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया टाइम को, और पोजीशन को यहाँ पे लिया है। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं, देखिए मार्कर चेंज करके लिख रहे हैं ताकि समझ में आए आपको। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लेट्स से यहाँ पे पहले हम पाथ बना देते हैं, ठीक है, ये पाथ बना देते हैं, और यहाँ पे हम अब लाएंगे मुन्ना भैया को। ये मुन्ना भैया हमारे हैं, पाथ तो ज़्यादा नीचे हो गया, चलिए ऊपर लाते हैं पाथ को, ये रहा पाथ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जो मुन्ना भैया हैं वो x = 0 पे हैं और t = 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, घबरा नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन यहीं पे है, ये ओरिजिन से चलना ही स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। तो ओरिजिन का बेसिकली कोऑर्डिनेट मैंने बताया था कि x और y और z तीनों जहाँ पे मीट करते हैं उसी को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। अब मुन्ना भैया आगे मूव करेंगे, फिर इनका नेम हम लिख देते हैं एम से डिनोट करते हैं मुन्ना भैया को। तो अब ये आगे बढ़ेंगे मुन्ना भैया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, समझिएगा एक चीज़। मान लेते हैं कि हम टाइम इंटरवल लेते हैं 2 सेकंड का, लेट एज्यूम करते हैं कि टाइम इंटरवल है 2 सेकंड का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, देन नेक्स्ट टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, नेक्स्ट टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड का, ठीक है। पहले 2 सेकंड में मान लेते हैं कि मुन्ना भैया चले हैं हमारे 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में चले गए 4 मीटर, इस 2 सेकंड में चले हैं ये मान लीजिए 8 मीटर, 16 मीटर। समझ रहे कि नहीं, इनकी स्पीड लगातार इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए इस टाइम इंटरवल में 2 मीटर चले हैं, इस टाइम इंटरवल में 4 मीटर, मतलब कि अगर 4 सेकंड का टाइम इंटरवल उठाएं तो 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। अगर यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6 सेकंड का टाइम इंटरवल है तो 2, 4 और 8, 16 मीटर चले हैं, ऐसा करके। तो अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया, तो अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 0,0 होगा, ठीक, क्योंकि टाइम भी 0 है यहाँ पे और एक्स पोजीशन भी 0 है, ये रही पोजीशन। मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2, अब इन सेंस यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 4,
इंटरवल 2-2 सेकंड का है, बाकी टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे कहीं आएगा 4, लेट से यहाँ पे आएगा 8 और ऊपर ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जो पहला इंटरसेक्शन होगा t = 2 सेकंड बाद 2 मीटर चले हैं तो 2 सेकंड पे आएंगे तो 2 मीटर यहाँ पे कुछ, ठीक है। 4 सेकंड बाद देखेंगे तो 4 मतलब कितना टोटल चले हैं, 4 तो 6 मीटर, तो 6 मीटर का मतलब कि यहाँ पे देखिए 4 मीटर 4 सेकंड पे आए तो ये रहा इनका यहाँ पे कुछ ऐसे। 8 मीटर पे जाएंगे तो 6 सेकंड पे जाएंगे इन सेंस, देखिए 6 सेकंड पे गए तो 16 मीटर। तो अब 16 मीटर अगर हम इसको आप थोड़ा सा ले जाएँ ऊपर यहाँ पे तो 16 मीटर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आया होगा, लेट अस अज्यूम दैट कि 16 मीटर वहाँ पे आया होगा तो लगभग ये यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये हाँ, अब देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसे ये ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ग्राफ गया तो यही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है कि ये हमेशा बढ़ता रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका था, यूनिफॉर्म मोशन का, लेकिन ये ग्राफ कैसा है, पैराबोला टाइप का है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना समझिएगा कि ये इंक्रीज होता है ग्राफ, हमेशा बढ़ता जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम इंटरवल में सिर्फ इतना ही 2 मीटर, इस टाइम इंटरवल में इतना चला गया, इस टाइम इंटरवल में इतना, आगे टाइम बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। बाकी मुन्ना भैया यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे पहुँचते गए, ठीक है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद एक थर्ड टाइप आती है कांस्टेंट मोशन का ग्राफ। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। अब कांस्टेंट मोशन जो आएगा उसमें भी पोजीशन और टाइम बोलेंगे। अब कांस्टेंट फंक्शन इन सेंस मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसको यूज कर देता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं थर्ड ग्राफ, कलर चेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट मोशन। बेसिकली वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल के आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट मोशन का मतलब समझिएगा, स्लैश देके मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मोशन इन द सेंस, एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट मोशन में यहाँ पे जो अभी ले रहे हैं हम, तो एक्सेलरेशन का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, मोशन में हम अभी एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अब एक्सेलरेशन में नहीं पहुँचे हैं, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट मोशन को स्लैश करके स्पीड भी लिख दिया कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो जो कांस्टेंट मोशन होगा उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब उसका ग्राफ समझते हैं, देखिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। आप लोग फिर से बनाइएगा इसको फिगर को। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, अब क्या होगा, मुन्ना भैया यहीं पे रुके ही रहेंगे, टाइम तो हमारा चालू हो गया है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन मुन्ना भैया अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे है वहीं पे है, ठीक है। तो अब लेट से हम बोलते हैं कि मुन्ना भैया कहीं पे आ गए थे यहाँ, चलिए हम मुन्ना भैया को यहाँ पे पहुँचा देते हैं। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि छोटे कैसे हो गए, उनको छोड़िए, बस मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब कहाँ पे है वो, देखिए 6 मीटर पे खड़े हैं। तो अब यहाँ से मैंने टाइम काउंट करना चालू किया है, t = 4 सेकंड बाद टाइम काउंट करना चालू किया है हमने, तो कोई सा इशू नहीं है। अब इसको भूल जाइएगा, ठीक है। टाइम अब सोच लीजिएगा कि टाइम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए 6 मीटर पे पहुँचे तब मैंने टाइम काउंट करना, अब इसके मोशन को स्टार्ट करना मैंने शुरू किया है। देखिए t = जब ये 4 मीटर 6 मीटर आगे बढ़ चुके थे तब हमने वहाँ से टाइम स्टार्ट करना चालू किया है, तो t = 0 हमारा वहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे t = 0 पे ये कहाँ पे होंगे, 6 मीटर पे यहाँ पे होंगे। अब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ मुन्ना भैया कहाँ पे है, उसी पोजीशन पे है। तो अब टाइम बढ़ेगा लेकिन ये नहीं जाएगा ऊपर, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये होता है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, ये है कांस्टेंट स्पीड, या फिर कांस्टेंट मोशन ही बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई टर्म ऐसा नहीं आया है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ, क्योंकि अब स्पीड आ गया है तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, डिस्टेंस भी निकालते हैं हालांकि, लेकिन हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। अब तो इसको हटाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड या फिर वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, क्योंकि पहले डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तब आएगा स्पीड या फिर वेलोसिटी, और फिर उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तब आएगा एक्सेलरेशन। अभी ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट ये सब वर्ड ना समझ में आए तो आप इतना सोचिएगा बस कि हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से तो क्या आता है स्पीड, और उसी स्पीड को फिर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है एक्सेलरेशन। तो इसीलिए डिस्टेंस और टाइम का अगर मैं फंक्शन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम का फिर फंक्शन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे जो भी बात करेंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देखिए
चलिए हम देखते हैं, पहले हेडिंग लगाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इतना हेडिंग लगे आप लोग फटाफट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होता है वो या तो कांस्टेंट होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो जीरो होगा। तीन तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिकली एक ही में आप समझ लिए ऐसे कि मैं जब समझाऊंगा तो आपको बता दे रहा हूँ अभी, लेकिन आप बेसिकली मैं तीन टाइप लेके चल रहा हूँ, या तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, देखिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी वीटी का ग्राफ लेना पड़ेगा। इधर मान लेते हैं टाइम है, इधर मान लेते हैं वेलोसिटी है। तो अब जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन रहेगा तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मतलब लेट्स से एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि स्पीड कुछ भी है, एक्सेलेरेशन मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट ही बना हुआ है। तो अब इसको कांस्टेंट बने रहने के लिए देखिए, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, होगा। एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू आनी चाहिए हमको। अब इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा कि अब हम अगर उसको मैं रिकॉल कराऊँ कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमको यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ अगर याद आ रहा है तो क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है स्पीड। अगर आप किसी भी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में देखेंगे तो स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि उसका मतलब ये होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लाना है तो वही सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे भी। तो ग्राफ कैसा रहेगा, ये रहा। इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे मान लीजिए लेट से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमको यहाँ पे ये मिला है 4 का। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड में, और टाइम किस में रहेगा, सेकेंड में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, स्लोप होता है, वो सब 11th में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या रखना है, सिर्फ हमको ग्राफ देखना है कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, ये कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। ठीक है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब ये पहला ग्राफ हो गया, इसी में दूसरा ग्राफ देते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का, तो इसको हटाते हैं, इसी में ग्राफ देख लेते हैं हम। तीनों ग्राफ इसका बना लेते हैं यहीं पे। इधर वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम जो रहेगा वो रहेगा सेकेंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, हिम्मत मत छोड़िएगा, वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, इसको नोट बनाते रहिएगा, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, आसान तो है सब। ठीक है, अब इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन मतलब कि स्पीड यहाँ पे चेंज होती रहेगी। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब भी स्पीड चेंज होती है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज होता है, तो जब इस एक्सेलेरेशन लगातार टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी पक्का वेरिएबली इंक्रीज होगी। अब वेरिएबली क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि लेट से 2 मीटर पर सेकंड था तो स्पीड मान लेते हैं कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही थी, जब एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हालांकि मैंने गलती से मीटर पर सेकंड बोल दिया था, उसको छोड़िए आप। तो अगर लेट से एक्सेलेरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर सेकंड वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट होगा वो 2 मीटर पर सेकंड का होगा। लेकिन अब यहाँ पे जब एक्सेलेरेशन खुद इंक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं कि पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही थी, मतलब पहले वेलोसिटी 6 थी, अब एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 8। लेकिन अब अगले सेकंड में मैं देख रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो जा रहा है 2 से 8 सीधे। जब 2 से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ एक्सेलेरेशन, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी अब वेरिएबली इंक्रीज करेगी। तो अब वेरिएबली इंक्रीज करने का मतलब कि अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ याद कीजिए, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ याद करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बोलूँगा मैं, ये किसका ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ ऑफ वीटी ग्राफ विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो ग्राफ हो गया। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा रहेगा, इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला दूसरा है, तीसरा लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ना है। भाई एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंजिंग ही लाता है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। तो लेट से हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमारी इनिशियल में थी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कुछ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड थी, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या है, 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0, और ये दिखा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ग्राफ का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं।
ग्राफ बना के एंड करते हैं। लेकिन अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड देखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही आसान है, हलवा सा है, समझ में आएगा आपको, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तब। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन चाचा ने दिया था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो इसको हटाते हैं हम। आई होप आप लोग नोट अच्छे से बना रहे होंगे साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नोट बनाते रहिए, मज़े लेते रहिए, आनंद ही आनंद है ज़िंदगी में, और क्या रही गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो कलर चेंज कर लें थोड़ा सा लिखने के लिए। एक काम कीजिएगा ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि और भी कोई कलर ऐड करना चाहिए कि नहीं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको ग्राफ के मेथड से हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। आप पहले इक्वेशन नोट कीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करते हैं, हियर यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है उसको नोटेशन थोड़ा सा देते हैं, ठीक है। लिखिए आप, हियर u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, t स्टैंड फॉर टाइम, s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये वैलिड कहाँ रहता है इक्वेशन? इक्वेशन इज वैलिड इक्वेशन इज वैलिड फॉर, इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट लगा के, इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर आप लोग रिकॉल कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऐसे रहेगा, इधर भी इधर टी, ठीक है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन इन द सेंस कि इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। इतना हो गया, इसको नोट कीजिए। अब चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल आता है इसमें, बहुत हार्ड नहीं रहता है। अब न्यूमेरिकल का पोर्शन तो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे फिलहाल समझिएगा, एक आप खास चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए कि देखिए हर ग्राफ में आप देखेंगे 4 वेरिएबल टर्म दिया होगा। पहले में देखते हैं इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में देखते हैं 4 वेरिएबल टर्म होगा, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल टर्म है, मतलब अलग अलग टर्म्स हैं, एक ही टर्म नहीं है, सिमिलर टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म है, मतलब चारों की वैल्यू अलग अलग है, ये सब मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब अलग आएगी, सेम आएगी, ये सब पे चर्चा मत कीजिएगा, बस देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग चीज़ें हैं ना चारों। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब कि 3 चीज़ हमें अगर दी रहेगी तो चौथी हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 चीज़ें हैं, तो अगर 3 चीज़ दी हुई है हमको, एक चीज़ निकालनी है तो निकाल सकते हैं आराम से। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, टाइम तो एक ही बार काउंट होगा ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में अगर हमको 3 चीज़ें दी हुई हैं तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल कराएंगे तो और डिटेल में कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको सॉल्व करने की, तो उससे ईजी हो जाएगा चैप्टर। और इसको हटाएं, अभी यहाँ पे हम प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी हेडिंग को आगे कंटिन्यू कर लीजिए, बाई ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। अब मैं आपको अगर मुन्ना भैया की कंडीशन रिकॉल कराऊँ तो मैंने बोला था कि मान लेते हैं इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होगी उनकी, या फिर कुछ डिस्टेंस चले होंगे। तो यहाँ पे हम लेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो पहले से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जब पहले से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ पक्का होगी। अब यहाँ पे समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ पक्का होगी। और हम यहाँ पे जो भी ग्राफ लेंगे वो किसका लेंगे? वीटी ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो अब वीटी ग्राफ लेते हैं। देखिए अब मैंने बताया था कि इक्वेशन कैसा है, यहाँ पे तीनों इक्वेशन में क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो भी ग्राफ रहेगा वो ऐसे तो बनेगा ही। अब ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 ना होकर कुछ ना कुछ हो तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ हम बनाने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं पहले हम, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके प्रूफ करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस
80, ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं अब, चलिए ग्राफ बनाते हैं पहले ये वाला। देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये कैसा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मान लें कि ऑब्जेक्ट की पहले से ही वेलोसिटी कुछ है। लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट 0। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। लेट से ये स्पीड यहाँ पे कुछ है u पहले से ही, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे मेजरमेंट करने का किसका, स्पीड का मेजरमेंट होगा और यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट होगा। तो आप ऐसे मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसको हम मेजर कर रहे हैं तो इसके लगा के मेजर कर रहे हैं अगर, तो ये 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड मेजर ही तो कर रहे हैं, जब मेजर करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, यहाँ पे समझिएगा ये वेलोसिटी का ग्राफ है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी कुछ लिखी रहेगी अपने आप। तो यहाँ वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं मीटर पर सेकंड में और टाइम को कंसीडर करते हैं हम सेकंड में, ठीक है। इतनी चीज़ें होने के बाद में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक कॉपी पेन। भैया बार बार आप यही रिकॉल करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं बेटा कि इसको अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो सब भूल जाओगे, क्योंकि हम भी भूले थे तुम भी भूल जाओगे, इसलिए नोट करते चलो इसको। अब हम लोग आइंस्टीन तो है नहीं फिलहाल की बात यह है, आइंस्टीन भी हर चीज़ को नोट करते थे अपने। तो मेरा सजेशन यही है कि नोट करिए, वरना फिर आप लोग भुगतेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे कुछ नोटेशन देता हूँ। एक मान लीजिए यहाँ से मैं ऐसे खींचता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया, ये रहा। यहाँ पे इतना जो मेजरमेंट है यू है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइनल वेलोसिटी है, ये भी रहेगा, ये यू रहेगा, ठीक है। इसको हम अगर नोटेशन दे दें तो ओ, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ओ ए की डिस्टेंस जो रहेगी, मतलब ओ ए का जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा यू, और जो बी डी का मेजरमेंट आएगा वो आएगा भी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक यू है, यहाँ से यहाँ तक भी है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम वी टी का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमको ये लाना है प्रूफ करके। अब ये समझिएगा कि अगर मैं बी डी देखूँ तो बी सी प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी, यही लिख सकता हूँ ना। देखिए मैं किसको देख रहा हूँ, बी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी। सी डी की लेंथ कितनी है, यू है, तो यू रखते हैं, और बी डी कितना होगा, ऊपर से नीचे तक भी होगा, तो भी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस में यू, ठीक है। इतना नोट करिए आप लोग थोड़ा सा। हाँ तो इतना नोट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अब बी सी क्या है यहाँ पे, बेसिकली देखिए बी सी हमको दिख रहा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी है। कैसे, पहले इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू थी, फिर फाइनल स्पीड हो गई भी, मतलब सी पॉइंट पे यू स्पीड थी और बी पॉइंट पे स्पीड हो गई है भी, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं बी सी इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। बी सी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे समझिएगा एक बात कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर मैं ए को डिफाइन करूँ तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो इसका मतलब मैं लेता हूँ बी सी अपॉन में टाइम। तो अगर मैं बी सी इज इक्वल टू देखूँ तो क्या आएगा, ए और टी, ए मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं बी सी की जगह, तो वी इज इक्वल टू होगा ए टी प्लस में यू। अब इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस में। मुझे लग रहा है कि हमारा पहला इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो करना कुछ नहीं था, बस बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी प्लस में सी डी, यही देख के हमको प्रूफ कर देना है। ग्राफ से प्रूफ करना बहुत ईजी होता है, आप सभी लोग कर लेंगे, बस इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए कैसे क्या है। समझने के लिए पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसको हटाएं। ग्राफ यही रहेगा सबके लिए, दूसरे क्वेश्चन में भी ग्राफ यही रहेगा, सेम टू सेम एकदम डिट्टो ग्राफ यही रहेगा। इसको हटाते हैं, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन हमारा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं सिंपली, क्योंकि ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से एकदम कि जो वी टी ग्राफ होता है उसका एरिया हमको देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ए टी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको, वेलोसिटी। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर स्लोप होता है, स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इतना आप लोग मत सोचिए, बस डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो हमको देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो स्लोप रहेगा वो देगा एक्सेलरेशन। तो तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
आप अभी इतना नहीं थिंक कर पा रहे हैं तो छोड़िए उसको, बस यहाँ पे समझिए कि इस VT ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये पैरेललोग्राम मतलब कि पैरेललोग्राम नहीं, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये क्या है, ट्रेपीजियम है ग्राफ में, क्योंकि देखिए ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, दो पैरेलल साइड हैं और दो नॉन पैरेलल साइड हैं। तो अब हम अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है विद द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, टाइम को लिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए हमने बताया था आपको कि जो VT ग्राफ होता है उसका एरिया लेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मीन्स हमें यही फाइंड करना है, एस निकालना है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एरिया को इक्वेट कर देते हैं एस से, ठीक है। जो भी एरिया ग्राफ का आएगा वो हमें सिंपली क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है। तो देखिए अब लिखते हैं एस इज इक्वल टू, इसके जगह पे जो आएगा एरिया के जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट आ गया, इज इक्वल टू हाफ, अब इनटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पहला मेथड है, अभी एक और अल्टरनेटिव मेथड और बताएंगे आपको, ठीक है। वो भी एरिया वाला ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा ईजी मुझे लगता रहेगा वो वाला। सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए एक पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, इन दोनों का सम क्या होगा, इसकी लेंथ है u, ये पूरा है v, ठीक है। तो होगा u प्लस में v इंटू, अब हाइट का क्या होगा, हाइट देख रहे हैं यही हाइट होगी। अब हाइट यहाँ पे किसके इक्वल है, टाइम के, जो टाइम लगा वही है ना, हाइट टाइम के इक्वल है, ठीक है। अब अगर आपको हम रिकॉल कराएं जो हमारा इक्वेशन था पहला वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखिए इस इक्वेशन में आपको कहीं पे भी v का टर्म नज़र आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब हमको v को पक्का रिप्लेस करना पड़ेगा। अब v इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन से v इज इक्वल टू होता क्या है, u प्लस में 80, ठीक है। यहाँ पे देखिए v की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू यू प्लस में v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस में 80 इंटू टी, ठीक है। अब देखिए u तो u हो गया, यहाँ पे एक t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, एक्सप्लेन करके देखिए, हाफ आएगा इंटू, अब यहाँ पे करेंगे तो आएगा 2ut प्लस में ये आएगा आपका 80 स्क्वायर बाई 2, मल्टीप्लाई करने में मैंने लिख दिया डायरेक्ट, आप करके देख लीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ेगा आगे, मैंने एक स्टेप हटा दिया है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ से कैंसिल, ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। मुझे लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ये हमने प्रूफ कर दिया, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय द ग्राफिकल मेथड। देखिए हमने दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब जो भी नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लेना, काम करना है कि वीडियो को फिर से पॉज करके रिप्ले करना, जहाँ से नहीं समझ आया वहाँ से रिप्ले करके देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्लास 11 के लिए तो समझ लो ये रामबाण है एकदम, अच्छे से करिएगा इसको, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाएं। अब हमने बोला था कि एक अल्टरनेटिव मेथड देखिए, मेथड बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये समझिएगा सेकंड मेथड में क्या करना है कि एरिया, आप मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो अब एरिया निकालने का देखिए एक और तरीका बता रहे हैं हम, ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये देख रहे हैं ABC ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब बेसिकली पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए, टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसका एरिया लिखेंगे तो आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आएगा हाफ इंटू बेस कितना है t, हाइट कितनी है BC, हाइट BC है। अब BC की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, BC इज इक्वल टू क्या है, a इंटू टी, तो यहाँ पे रख देंगे a इंटू टी, तो आएगा हाफ इंटू a t स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करना पड़ेगा विद द रेक्टेंगल के एरिया से। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेथ है u और लेंथ क्या है t, तो ut हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वहाँ से भी आ गया, ठीक है। एक अप्रोच थी, आप खुद से करिएगा। इसका एरिया कितना आएगा ut, तो ओवरऑल नेट एरिया जब ऐड करेंगे दोनों को तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ओवरऑल मुझे ये मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, इसको हटाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, चलिए इसको हटाते हैं। थर्ड इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। देखिए तीसरा इक्वेशन क्या था हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसको हम इसको अगर इधर लाएँ तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको कैसे लाएं हम ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ तो सेम यही रहेगा, ठीक है। ग्राफ क्यों यही रहेगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कुछ पहले से ही वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यू का टर्म आया, ए का टर्म आया, टी का टर्म आया और एस का टर्म आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सब इक्वेशन को हम इसी ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है, इसी ग्राफ से आएगा, यही ग्राफ बनेगा। तो अब ये समझते हैं, अब तीसरे इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली फिर से वही निकालिए, ठीक है, फिर से निकालिए वही एरिया इसका। तो इस पूरे ग्राफ का एरिया कितना आएगा, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था, एस इज इक्वल टू कितना आया था
यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कैलकुलेट किया था एरिया, और कैसे आया था, चलिए वो वाला मेथड निकालते हैं। अब लगाते हैं वो वाला टोटल एरिया, सेकेंड मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, सिंगल बना दिया है हमने। आप समझिएगा कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस में यहाँ पे क्या होगा एल इंटू बी। टोटल एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया ही जो हमारा आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो इसको हम लिख देते हैं एस से। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है और हाइट क्या निकालते हैं। बेस मतलब इन एसेंस ये, तो बेस क्या होगा, देखिए ये तो हाइट ट्रेपेजियम केस में था, लेकिन बेस क्या बनेगा टी, क्योंकि ये पैरेलल साइड है तो ये टी होगा, और ये हाइट ये रही बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू टी इंटू बी सी प्लस में एल, लेंथ कितना है टी, ब्रेथ कितना है यू, तो ये हो जाएगा यू इंटू टी। देखिए बी सी हमने यहाँ पे निकाला है, बी सी इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो ये वाला आ गया। ठीक, अब इसको हटाएं नीचे वाला, ये सेकेंड अप्रोच था। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, बात एकदम सिंपल है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, टू यू टी, ठीक है, प्लस में ए टी स्क्वायर अपॉन में टू, यही आएगा। इसमें से टी कॉमन कर लीजिए आप, एस इज इक्वल टू, एक काम करें टी कॉमन कर लें, कीजिए, तो ये हो जाएगा टू यू बचेगा मेरे हिसाब से, प्लस में ए बचेगा ए टी, फिर इधर आएगा टी अपॉन में टू। एक सेकेंड, इसको सेपरेट करके देखिए, ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, टी कॉमन मत करिए। एस इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं यू प्लस में यू, टू यू को इंटू टी प्लस में ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी कॉमन कीजिए, टी कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से टी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा यू प्लस में ए टी, यही आएगा। ये एस इज इक्वल टू अपॉन में रहेगा टू, ये इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे u प्लस ए टी मिल के बनेगा v। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए एस इज इक्वल टू होगा u प्लस में v बाई टू इंटू टी। अब बेसिकली ये कहाँ से आया हम बता रहे हैं, अभी समझ आ रहा है आपको, एक सेकंड देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये कहाँ से आया, ये आया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, सीधे सीधे आया। इतना अगर कैलकुलेशन आप ना करना चाहें, आप इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचना चाहें, इस वाले इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचना चाहें, बेसिकली हमने सेकंड में प्रूफ किया था कि यहाँ से यहाँ तक गए थे। अगर ये तो मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दिया आपको कि इसको लिख सकते हैं हम यू प्लस यू इंटू होल का टी प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन करेंगे ऐसे करके। अगर आपको ना इतना करना पड़े तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस देखिए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू आएगा एस। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या था, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या देखिए, पहले हाफ लिखते हैं, फिर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आएगा, यू प्लस में भी इंटू टाइम टी। ठीक, हाइट टी की इक्वल थी। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, आपको यहाँ पे कहीं भी टी का टर्म नज़र आ रहा है नहीं, तो हमको बस मिल गया कि हमको क्या कर रिप्लेस करना है, टी रिप्लेस करना है, सीधे सीधे हमको टी रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक समझिएगा, देखिए अभी तक तो मैं क्या बोल रहा था कि बी सी इज इक्वल टू ए टी है, लेकिन ये बी सी है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। बी सी क्या है, ये है बी सी आपका चेंज इन, ये बी सी निकालेंगे तो आएगा वी माइनस यू, बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू एक और है वी माइनस यू, क्योंकि देखिए इतना पूरा वी है, इतना यू है, तो बी सी क्या आएगा वी माइनस यू। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस टी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए बी सी इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे हमको टी चाहिए, तो टी क्या आएगा, बी सी बाई ए, यही आएगा ना। यहाँ से देखिए बी सी इज इक्वल टू है ए टी, तो टी इज इक्वल टू आएगा बी सी बाई ए, बी सी क्या है वी माइनस यू बाई ए, यही है। यहाँ पे लिख देते हैं हम टी की जगह पे यू वी माइनस यू बाई ए लिख देते हैं, तो ये आएगा हाफ। अब इसको हम ऐसे पलट के लिख देते हैं, यू वी प्लस में यू लिखते हैं, ठीक है, टी की जगह पे आएगा ये वी माइनस यू अपॉन में ए, इतना समझ में आया आपको। ये एस इज इक्वल टू रहेगा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये वी प्लस में यू, ये वी माइनस यू अपॉन में टू ए इज इक्वल टू एस, इतना समझ में आया। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में टू है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टू ए यस, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से ये मुझे लग रहा है आ गया इक्वेशन हम लोगों का, तो अब यहाँ से अगर इक्वेट करके लिखे तो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए यस, ये हो गया। देखिए हमने प्रूव कर दिया, थर्ड इक्वेशन भी हमने प्रूव कर दिया ग्राफिकल मेथड से। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ भी हार्ड लगे तो आप
मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, खुद से एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा ये ग्राफिकल मेथड जैसे हमने यहाँ पे बताया है, और आई होप कि आप लोग नोट अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आगे मूव करते हैं एक लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। चलिए इन सबको हटाते हैं पूरे को, अब एक नई हेडिंग लगाते हैं नए जोश के साथ में। वैसे इंसान को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहने से क्या होता है ना, एनर्जी झलकती है सामने वाले को। फिर आपको बेसिकली सामने वाला जज कैसे करता है आपको, आपकी एनर्जी देख के उसे पता चल जाएगा तुरंत आपका मूड क्या है, अच्छा है कि ख़राब है। ठीक है, तो हमेशा हंसते खेलते रहिए, बाकी जीवन में टेंशन तो है ही है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमको ऐसा कुछ आइडिया लग रहा होगा बेसिक सा कि देखिए ऐसे आप लोग नचाएं थ्रेड को, स्टोन बांध के ऐसे ऐसे नचाएं आप कभी, थ्रेड रहेगा एक छोर पे, एक एंड पे स्टोन बांध लें और एक एंड को पकड़ के ऐसे घुमाएं, तो बेसिकली वो जो स्टोन रहता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। और अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से नचा रहे हैं तो एक तो स्टोन सर्कल में घूम रहा है, दूसरा अब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखिए इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows a circular path, when an object follows a circular path with a constant speed, then the motion of object is known as uniform circular motion, ठीक है, 3 लाइन की हेडिंग 3 लाइन की डेफिनेशन हो गई। हेडिंग बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। 3 लाइन की डेफिनेशन हो गई, 1 लाइन की हेडिंग, 3 लाइन की डेफिनेशन। बेसिकली ये सब छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं हम अब एक सर्कल बनाते हैं। वाह क्या सर्कल बनाए, देखिए रेडियस आर मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ है पार्टिकल, कोई पार्टिकल है थ्रेड से बना हुआ है, ये सर्कुलर पाथ उसका मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये री वेलोसिटी भी, ठीक है, वी वेलोसिटी जा रहा है, ये कैसी वेलोसिटी है, ये है कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी, वेलोसिटी भले से ये कांस्टेंट स्पीड हो। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि इस स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, डायरेक्शन में। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टोन का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पक्का कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही कि नहीं? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये सर्कमफ्रेंस हो गया, 2 पाई आर से निकलता है, एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, आर को बोलते हैं रेडियस, वी है कांस्टेंट स्पीड, ये सब तो होता ही रहेगा। यहाँ पे समझते हैं एक लगता है टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन काम करता है, जो कि घुमाने का काम करता है। ठीक है, इसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने का काम करता है। और एक होता है एक्सेलरेशन जो इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करता है। लेट्स से यहाँ पे भी की वैल्यू अगर तुम्हारी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो भी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो भी वही भी रहेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो भी वही भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अब वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट, तो ये गलत बात है, क्योंकि वेलोसिटी में यहाँ चेंजिंग आ रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई। और वेलोसिटी में चेंजिंग लाने वाला काम कौन कर रहा है, ये जो टूवर्ड्स द एक्सेलरेशन काम कर रहा है सेंटर की तरफ, और इसको बोलते क्या है, AC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो इधर एक्सेलरेशन लगता है इस मैग्नीट्यूड को घटाने या बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर्कल में 2 तरह के एक्सेलरेशन काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है आपका सेंट्रीपिटल, हालांकि आपको भी ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ECC⁻n। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि वो डायरेक्शन को चेंज करता है, हमेशा वो क्या करता है, घुमाता है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है। अगर ये एक्सेलरेशन काम करना बंद कर दे तो पार्टिकल अपना सर्कुलर पाथ लीव करके चला जाएगा। ठीक है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है, उस स्पीड के मैग्नीट्यूड को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। वेलोसिटी
अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो घटाने बढ़ाने का काम करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं AC से और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं AT से। ये रहा AT और ये रहा AC AT। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि आप लोग पूरा जितना मैंने लिखवाया उसको लिख रहे होंगे। ये लास्ट टॉपिक था, ख़त्म हो गया है चैप्टर, यहाँ पे हमारा एंड होता है। ठीक है, तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं आमने सामने से। देखिए बात ये है कि अभी ये आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर ये है, एक अलग से चैप्टर ही है सर्कुलर मोशन करके। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे। अगर आप आई होप कुछ अच्छा ही सोचते हैं, सब 11th में जाते हैं तो JEE नीट यही सब सोचते हैं, तो आप JEE और नीट की तैयारी करेंगे तो इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम कुछ सब आप भूल जाएँ तो ये डेफिनीसन और ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, बस इतना नाम अगर याद रखेंगे तो भी वहाँ पे जाएंगे तो हेल्पफुल में रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि नोट अच्छे से इसको बना लीजिएगा और बाकी पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।